Hello students, welcome to Government Commerce College MCOM Final EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम चैप्टर सोशल कंट्रोल ओवर बैंक्स बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण सब पॉइंट राष्ट्रीय साख परिषद नेशनल क्रेडिट काउंसिल NCC नेशनल क्रेडिट काउंसिल साख नियंत्रण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री तत्कालीन वित्त मंत्री थे तथा रिजर्व बैंक के गवर्नर उपाध्यक्ष थे। इस परिषद के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं: अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बैंक साख की मांग का अनुमान लगाना। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बैंक साख की मांग का अनुमान लगाना। अर्थशास्त्र में जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियली होता है, औद्योगिक क्षेत्र है, लघु औद्योगिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है और गवर्नमेंट इंडस्ट्री सेक्टर है, इनसे संबंधित साख का अनुमान लगाना। दूसरा है ऋण एवं अग्रिमों को प्रदान करने में साधन तथा प्राथमिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करना। प्राथमिकता का तात्पर्य ये है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिस क्षेत्र से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है और बहुत ही छोटे स्तर पर चालू होता है, जो प्रथम बार चालू होता है, और वो हमारा होता है एग्रीकल्चर बहुत ही छोटे स्तर पर चालू होता है, जिससे सभी उद्योगों सेवा क्षेत्रों को सामान मिलता है, रॉ मटेरियल मिल पाता है। यदि हमारे पास में सबसे प्राथमिक कड़ी रॉ मटेरियल डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर जो है, इसको सबसे अधिक डेवलपमेंट करने की आवश्यकता होती है। तीसरा इसमें है संसाधनों के कुशलतम प्रयोग करने के लिए व्यापारिक तथा सहकारी बैंकों की ऋण तथा विनियोग नीतियों में समन्वय स्थापित करना। हमारे जो व्यापारिक बैंक हैं वो भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं और हमारे कोऑपरेटिव बैंक हैं वो भी लोन प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन बात सारी यहाँ आती है कि व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो लोन प्रोवाइड कराने के लिए, अर्थात एग्रीकल्चर और छोटे समूह को लोन प्रोवाइड कराने के लिए थोड़ा सा संकोच करते हैं, जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे होते हैं जिनकी स्थापना ही छोटे उद्योगपतियों, छोटे उद्योगों, भूमिहीन किसानों और एग्रीकल्चर के विकास हेतु लोन देने के लिए स्थापना की जाती है। तो उनकी तो मजबूरी है कि लोन उन्हीं को प्रदान करेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव बैंकों के अतिरिक्त जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ये अपना हाथ पीछे खींचने लग जाते हैं जब इनको लोन देने की बात आती है। तो इसलिए इन दोनों में पूर्णतया ये विश्वास जगाना कि एग्रीकल्चर को अर्थात प्राथमिक क्षेत्र को लोन सबसे अधिक मात्रा में दिया जाएगा। अब आता है सामाजिक नियंत्रण का प्रभाव। तो सामाजिक नियंत्रण का क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे बैंकिंग पॉलिसीज के ऊपर। तो सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सब बैंकों ने उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसार कार्य प्रणाली अपनाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषि तथा लघु उद्योगों की साख की मांग को पूरा किया जा सकता है। किंतु कुल मिलाकर बहुत संतोषजनक परिणाम सामने नहीं आए। यद्यपि कुछ बैंकों ने कृषि एवं लघु उद्योगों की सहायता की, किंतु वह पर्याप्त नहीं थी। यह भी अनुभव किया जा रहा है कि बिना राष्ट्रीयकरण के मात्र सामाजिक नियंत्रण इस बात की गारंटी नहीं थी कि सभी व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करेंगे। अतः सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया गया था कि इन बैंकों को सरकार के द्वारा समय समय पर यह अवगत कराया जा रहा था कि आपको सबसे अधिक मात्रा में जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं उसका परसेंटेज
एग्रीकल्चर और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ही होना चाहिए। लेकिन ये जो बैंक थे ये कभी भी सरकार की पूर्ण बातों को नहीं मानते थे, इनकी सरकार की सरकारी पॉलिसियों का पूर्णतः स्वागत नहीं कर पाते थे, उनके ऊपर खरा नहीं उतरते थे। तो मजबूरन यह राष्ट्रीयकरण का कदम उठाना पड़ा। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो इसके लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए थे वो भी आपके सामने आते हैं। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना का तात्पर्य है कि पूरे राष्ट्र में किस क्षेत्र में कौन सी साख की किस सीजन में आवश्यकता होती है के लिए बैंकिंग पॉलिसी डेवलपमेंट करना। दूसरा है बैंकिंग अधिनियम में संशोधन 1949। सरकार ने बैंकों को आरबीआई के अधिकृत लाने के लिए, आरबीआई के दिशा निर्देश के लिए कार्य करने हेतु बैंकिंग अधिनियम में संशोधन किया गया 1949। नंबर 3 है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो बनाया गया था 1934 में, वो एक प्राइवेट क्षेत्र को महत्व देते हुए प्राइवेट क्षेत्र को के ऊपर आधारित बैंक था, क्योंकि उस टाइम जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सारे प्राइवेट क्षेत्रों के हाथ में थी और गवर्नमेंट भी प्राइवेट ही थी अपने आप में, क्योंकि विदेशी गवर्नमेंट थी, अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए उसका भी संशोधन करना अनिवार्य हो गया। नंबर 5, बैंकों के संचालन मंडलों का पुनर्गठन कर 15% सदस्य कृषि, बैंकिंग, अर्थशास्त्र के विषय विशेषज्ञों का मनोनयन करना। बैंक में कार्य करने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं वो बैंक से संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, विदेशी आयात निर्यात होता है, एग्रीकल्चर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, तो इनसे संबंधित व्यक्तियों को ही इसके अंदर लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि वो इनसे संबंधित कार्य भली भांति प्रकार पूरे कर सके। 6, विदेशी बैंकों की शाखाओं में भारतीय सलाहकारों का मनोनयन। विदेशी बैंक जो होते हैं वो विदेशी लॉ के ऊपर चलते हैं, तो उनका जो बैंकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम और आरबीआई एक्ट के अधीन कार्य कराने के लिए उसमें हमारे देश के सलाहकारों की नियुक्ति करना भी एक अच्छा कार्य था। नंबर 7, पेशेवर बैंकर की पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करना। पेशेवर बैंकर की पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करना। बैंकर का जो अध्यक्ष होता है वो पूर्णतया पूरी टाइम बैंक के बारे में ही सोचेगा, बैंक के बारे में ही अच्छा कार्य करना नहीं करना, सब कुछ कार्य बैंक के बारे में ही विचार करता रहेगा। नंबर 8, बैंक के संचालक मंडल को ऋण एवं गारंटी पर रोक लगाना। बैंक का जो संचालक मंडल होता है उसको जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, बैंक के संचालक मंडल की ऋण एवं गारंटी पर रोक। बैंक का संचालक मंडल होता है उसकी गारंटी के ऊपर लोन देना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे पहले ये नियम बना हुआ है कि बैंकों में जो भी लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं उन सभी लोन के पीछे एक गारंटी रखी जाती है और उस गारंटी के ऊपर लोन दिया जाता है। यदि यह गारंटी संचालक मंडल स्वयं देता है तो उसी गारंटी को नहीं माना जाएगा, इसका अर्थ है ये। नंबर 9, बैंकों में अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी पर रिजर्व बैंक की अनुमति। बैंकों में बैंक जब भी आवश्यकता हो अपनी इच्छानुसार अपने सेटिंग वाले किसी व्यक्ति से ऑडिटिंग करवाया करते थे, लेकिन अब जो बैंकों में ऑडिटिंग होती है और अंकेक्षक की नियुक्ति होती है उसके लिए आरबीआई की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि कोई भी बैंक मनचाही मनमानी नहीं कर सके। 10 नंबर, बैंकिंग कार्य में बाधक कार्यों पर रोक लगाई गई, जैसे बैंकों में हिंसक प्रदर्शन तथा जमाकर्ता को बैंक प्रवेश पर रोक लगाना आदि। 11, सरकार को बैंक के राष्ट्रीयकरण का अधिकार। पहले सरकार के पास ये अधिकार नहीं था, लेकिन जब से सामाजिक नियंत्रण की नीति लगाई गई तब से बैंकों पर राष्ट्रीयकरण का अधिकार सरकार को दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार जब भी चाहे कर सकती है। नंबर 12, 3 फरवरी 1969 को बैंकिंग आयोग की स्थापना करना। और 13 है भारतीय बैंक प्रबंधन की संस्थान की स्थापना। सामाजिक नियंत्रण योजना की कमियां, इसके साथ साथ इसकी कुछ कमियां भी रही हैं जिनका भी अध्ययन हम करते हैं। सामाजिक नियंत्रण योजना पर यदि तथ्य परक विश्लेषण किया जाए तो इसमें कुछ कमियां रह गई हैं। नंबर 1, संचालक मंडल के पुनर्गठन में निक्षेपकर्ताओं का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना।
जो निक्षेप करता है उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए कुछ कमी हो सकती है। नंबर 2, बैंक संचालकों को ऋण तथा गारंटी नहीं दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। बैंक संचालकों को ऋण तथा गारंटी नहीं दिया जाना, यह भी एक उचित न्याय नहीं है। नंबर 3, राष्ट्रीय परिषद की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली के कारण साख वितरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। नंबर 4, संचालक मंडलों का पुनर्गठन व्यवहारिक धरातल पर सफल नहीं हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र को साख नीतियों में त्रुटियां। इस प्रकार राष्ट्रीय हित में सामाजिक उत्थान में बैंकों की भूमिका सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक नियंत्रण योजना लागू की गई, किंतु इस योजना में वित्तीय विशेषज्ञ एवं अर्थशास्त्री अधिकतर संतुष्ट नहीं हुए हैं। अतः इस योजना की कमियों को दूर करने हेतु बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रबल मांग उठाई गई, जिसके फलस्वरूप 1969 में प्रथम चरण में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो ये था हमारा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण का कार्यक्रम। धन्यवाद।